दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में शुरू हुआ पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा। झारखंड में पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन पूरे झारखंड में 1 से 14 फरवरी 2023 तक किया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर न सिर्फ पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आच्छादित लाभुकों के ई-केवाईसी के माध्यम से तेजी से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। बड़ी खबर है, आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए 3 जवान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान जख्मी हो गए हैं। घटना के समय सुरक्षा बलों की टीम जंगल में नक्सलियों की तलाश कर रही थी। जवानों के घायल होने की घटना टोटो थाना इलाके के जम्बाई बुरु और तुम्भा हासा जंगलों में हुई है। फिलहाल घायलों के इलाज के लिए घायलों को इलाज के लिए रांची भेज दिया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। धनबाद कांड पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिए फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश। धनबाद अग्निकांड के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने पूरे झारखंड में समयबद्ध तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने 1 फरवरी को धनबाद आग की घटना का संज्ञान लिया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड के 25 लाख उम्मीदवारों को झटका, जेएसएससी ने रद्द किए 12 भर्ती नोटिफिकेशन। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी ने वर्ष 2021-22 में निकाले 12 भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं। इन भर्तियों के माध्यम से विभिन्न संवर्ग की 7,932 रिक्तियों पर भर्ती की जानी थी। 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इन भर्तियों के लिए आवेदन किया था। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर जानकारी दी है। 23 अप्रैल से होगी झारखंड में बीएड प्रवेश परीक्षा। झारखंड के सरकारी व प्राइवेट बीएड संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 23 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए कुल सीटों में 85% सीटें आरक्षित होंगी। झारखंड के 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला। झारखंड के प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं सरकार ने 64 एडीएम को प्रमोशन दिया है। इसकी भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही 64 एडीएम को सरकार ने प्रमोशन दे दिया है। झामुमो का 44वां झारखंड दिवस। दुमका पहुंचे दिशुम गुरु शिबू सोरेन व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झामुमो के 44वें झारखंड दिवस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन हेलीकॉप्टर से दुमका एयरपोर्ट पहुंचे। दुमका के खिजुरिया स्थित आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां मौजूद लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उनकी समस्याओं के निदान को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उम्मीदवार लड़ सकते हैं 1 से अधिक सीटों पर चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने की रोक लगाने वाली याचिका खारिज। 2 सीटों पर लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह विधायी मामला है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह विधायी नीति का मसला है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह इसलिए गलत है क्योंकि जिस सीट को छोड़ा जाता है वहां पर दोबारा चुनाव होता है और वोटर को दोबारा आना पड़ता है। यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। सीजेआई ने कहा कि चुनाव लड़ने वाला पहले से कहाँ जानता है कि दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगा। यह नीतिगत मामला है। वकील ने कहा कि विधि आयोग ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट दी है।
इस पर सीजेआई ने कहा कि एक बार सांसद ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की सीमा तय कर दी थी। अगर उसे लगेगा तो कदम उठाएगा। कोर्ट सीधे तौर पर क्यों हस्तक्षेप करे, जबकि यह विधायी मामला है। डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ेंगे देश के सभी स्कूल कॉलेज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की। सभी विद्यालय और कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। इससे डिजिटल रूप से हर विषय की किताबों तक विद्यार्थियों की पहुंच होगी। किताबों और पुस्तकालयों की कमी या किसी भी कारण स्कूल बंद होने पर छात्र बिना रुकावट पढ़ाई कर सकेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी में स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में किताबें उपलब्ध होंगी। उम्र, कक्षा या पाठ्यक्रम के हिसाब से किताबें उपलब्ध होंगी। इसका सबसे अधिक फायदा ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को मिलेगा। डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन या ई पुस्तकालय है। इसमें किताबों के डिजिटल वर्जन मौजूद होंगे। इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा। इंटरनेट आधारित किसी भी उपकरण से एक्सेस किया जा सकेगा। मोबाइल फ़ोन से भी इसका उपयोग कर सकेंगे। व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, प्राइवेसी पॉलिसी अखबार में विज्ञापन देकर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस सुनवाई के दौरान बुधवार को कोर्ट ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया है कि वह अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अखबार में फुल पेज विज्ञापन दे और स्पष्ट तौर पर इसके बारे में लोगों को जानकारी दें। कोर्ट ने कहा कि कम से कम 5 राष्ट्रीय अखबारों में कंपनी यह विज्ञापन दे और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में लोगों को जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 अखबारों में फुल पेज विज्ञापन कम से कम 2 बार देकर लोगों को स्पष्ट तौर पर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती दी गई थी। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद के इस बजट सत्र में इसको लेकर एक नया विधेयक पेश किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में देश में दौड़ेगी 400 वंदे भारत ट्रेन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बजट में देश के अलग अलग सेक्टर के लिए कई तरह की सौगात दी थी। इसमें रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा आवंटन दिया गया। सरकार रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करके इसे आधुनिक रूप देना चाहती है। इन पैसों को रेलवे आधुनिकीकरण, सेवा और सुरक्षा पर खर्च करेगी। रेलवे का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न रेलवे स्टेशनों का निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही देश में लग्जरी और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जाए। इसके लिए वंदे भारत ट्रेनों की संख्या में इजाफा करने पर रेलवे विशेष ध्यान दे रहा है। देश के 3,500 कैदियों के लिए खुलेगा सरकारी खजाना। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कैदियों की रिहाई के लिए किए गए ऐलान की चर्चा काफ़ी हो रही है। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जेल में बंद ऐसे कैदियों की मदद करेगी जो जमानत या जुर्माने की राशि न होने के कारण रिहा नहीं हो पा रहे हैं। उनके इस ऐलान के बाद इस बारे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह फैसला अचानक लिया गया है या इस ऐलान के पीछे की वजह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वह भाषण है जो उन्होंने संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के सभागार में दिया था। 26 नवंबर 2022 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के सभागार में पहुंची। यहाँ उन्हें एक कार्यक्रम को संबोधित करना था। एप्पल लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत में सस्ते हो जाएंगे आईफोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट के दौरान स्मार्टफोन के कुछ पार्ट्स और आयात पर सीमा शुल्क में राहत की घोषणा की, जिससे एप्पल के आईफोन की कीमत भारत में कम हो सकती है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कैमरा लेंस जैसे कुछ पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल पर लगने वाले रियायती शुल्क को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वित्त वर्ष में भारत में बनने वाले एप्पल के आईफोन सस्ते हो सकते हैं। अब तक सेल्युलर मोबाइल फ़ोन के कैमरा मॉड्यूल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कैमरा लेंस और उसके इनपुट पार्ट्स पर
कस्टम ड्यूटी 2.5% थी। बता दें कि एप्पल भारत में आईफोन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा रही है और खबरों की माने तो भारत जल्द ही चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल आईफोन निर्माता बन सकता है। कुछ महीने पहले एप्पल ने भारत में फ्लैगशिप आईफोन 14 मॉडल का निर्माण भी शुरू किया था। देश में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या में हुई वृद्धि। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 147 मरीज रिकवर हुए हैं, जिससे इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,50,519 हो गई हैं। रिकवर होने वालों की दर 98.80% तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 220.52 करोड़ से अधिक टीके दिए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के एक्टिव मामले घटकर 1,763 रह गए हैं और इसी अवधि में कोरोना वायरस संक्रमण से एक मरीज की मौत होने से मृतकों की संख्या 5,30,741 हो गई हैं और मृत्यु दर 1.19% पर बनी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और शेष राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में केरल में 5 सक्रिय मामले बढ़ने से इसकी कुल संख्या बढ़कर 1,204 हो गई हैं।